तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अभ्युदय फॉरेंसिक्स पर। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं अपन ऑफेंसेस पे, जो कि होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किस किस सेक्शन के अंडर मेंशन है। तो सेक्शन 2C ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि हमारा पुराना था। ठीक है, और अभी सेक्शन 21G, ये वन है ना, 21G ऑफ BNSS, ठीक है, इसके अंडर हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेंशनड है। ठीक है, तो अब ये तो हमने जान लिया किसके अंडर मेंशनड है, इसको आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता क्या है। तो सबसे पहली बात है, कॉग्निजेबल ऐसे सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि रेप हो गया, ठीक है, या फिर मर्डर हो गया। ठीक है, मर्डर हो गया। ठीक है, तो ये इस सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस को विदाउट वारंट भी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट अ वारंट। अब वारंट क्या होता है, तो दोस्तों वारंट एक जनरली डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक अथॉरिटी होती है जो कि कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, किसी पर्सन के अगेंस्ट, जिसमें कोई पर्सन को कोई भी अथॉरिटी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ठीक है, या तो फिर उसको उसके घर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसके जहाँ पे जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहे, घर को, उसके कार को, जहाँ भी वो चाहे। ठीक है, तो ये एक अथॉरिटी दी जाती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कि किसी पर्सन को अरेस्ट करे या इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है जनरली, जिसमें लाके, आपने मूवीज में देखा होगा, वारंट लाके दिखाते हैं कि आपके अगेंस्ट वारंट आया है। तो वारंट का मतलब यही है कि एक अथॉरिटी की आपको हमको सर्च करना पड़ेगा, हमने कोर्ट ने हमको ऑथोराइज किया है आपको अरेस्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए। तो बिना ही वारंट वारंट जो इशू होता है कोर्ट के द्वारा, उसके बिना ही जो है पुलिस वो अरेस्ट कर सकती है अक्यूज्ड को। ठीक है, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ये नॉन बेलेबल टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, जनरली बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें इम्प्रिजनमेंट मोर देन 5 to 7 ईयर्स जनरली रहती है, मोर देन 3 to 5 7 ईयर्स जितनी, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। वही उसके जो अपोजिट होगा वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा, ये थोड़े लीनियंट टाइप के, या फिर नॉर्मल ऑफेंस, तो ऑफेंस है उसमें कोई लीनियंसी नहीं है, पर ये थोड़े नॉर्मल टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, कॉमन टाइप के। ठीक है, पुलिस रिक्वायर अ वारंट, जिसमें पुलिस को वारंट चाहिए मजिस्ट्रेट से। ठीक है, ठीक है, इसमें पुलिस को वारंट चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉग्निजेबल में नहीं चाहिए, क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस है, इसमें तुरंत उस पर्सन को अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। पर इसमें क्या है, एक वारंट चाहिए मजिस्ट्रेट से। ठीक है, बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन, नहीं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, ठीक है, छोटा मोटा थेफ्ट हो गया, ठीक है, जिसमें लेस देन 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, उस टाइप के ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस में। ठीक है, कि केसेस किस किस टाइप के होते हैं। पहला है क्रिमिनल केस, दूसरा है सिविल केस। ठीक है, तो क्रिमिनल केसेस क्या होता है, क्रिमिनल केसेस नाम से समझ में आता है, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी हो, ठीक है, आर रिलेटेड टू विद कमीशन ऑफ क्राइम, जिसमें क्राइम हो, आर ट्राइड इन क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, जिसको क्रिमिनल कोर्ट्स में जिसकी ट्रायल्स चले। ठीक है, द केसेस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। केसेस जो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहले कॉग्निजेबल केसेस, अभी हमने पढ़ा, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होता है। ठीक है, सीरियस टाइप के। नॉन कॉग्निजेबल भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, रिलेटेड टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, वारंट केसेस, अब वारंट क्या होता है, वारंट मैंने अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, वारंट क्या होता है, ठीक है, वारंट क्या होता है, कोई एक अथॉरिटी पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स आर ट्रीटेड एज वारंट केसेस। वारंट केसेस क्या होते हैं, ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है विद डेथ, या तो फिर डेथ के, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के, जीवन भर के लिए। ठीक है, और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा, आर ट्रीटेड एज वारंट केसेस। ठीक है, समन केसेस, ठीक है, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। समन केसेस क्या होता है, अब समन क्या होता है, समन जनरली ये भी एक तरीके की अथॉरिटी होती है, जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, टू अ पर्सन। ठीक है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें लिखा रहता है कि आपको इस तारीख को, फलाना तारीख को इस कोर्ट में प्रेजेंट होना है फॉर द ट्रायल्स। ठीक है, कि जैसे बंटू ने क्राइम किया, अब बंटू के घर में एक समन पहुंच गया पुलिस वाले के द्वारा। ठीक है, कि भाई ये एक लेटर पहुंच गया कि भाई आपको 12 तारीख को कोर्ट में प्रेजेंट होना है इतने बजे। तो ये एक समन लेटर है। ठीक है, तो समन केसेस क्या होंगे, जो पनिशमेंट है वो डज नॉट एक्सीड मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल से ज्यादा एक्सीड ना करने वाले केसेस जो है वो बेसिकली समन केसेस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सिविल केसेस पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर केसेस रिलेटेड टू द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल और पार्टीज। ठीक है, अब पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं है। ठीक है, अभी
बहुत सारी पार्टीज चल रही हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि ये वाली पार्टी नहीं है कि एक बीजेपी हो गया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, या एक कांग्रेस हो गया, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आईएनसी, आईएनसी, ठीक है, आईएनसी, ठीक है, और अभी एक और पार्टी आई है, ठीक है, कमेंट करो कौन सी पार्टी आई है। तो जो ये वाली पार्टी की बात नहीं हो रही है, पार्टी मतलब कोई भी दो लीगल एक पर्टिकुलर दो लीगल साइड्स, ठीक है, उसको हम पार्टी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक कोई पर्सन है जिसकी बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अगेंस्ट में किसी सेकेंड पर्सन ने केस डाल दिया है, ठीक है, तो ये दो पार्टी हो गए, ठीक है। तो दो पार्टीज या फिर दो इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होगा, ठीक है, एंड ट्राइड इन, जो ट्रायल्स होगा जिनका सिविल कोर्ट में, इसका इनके ट्रायल्स होंगे सिविल कोर्ट में। दिस केसेस आर रिलेटेड टू ऑफेंसेस और क्राइम्स, द इंडिविजुअल हु लॉजेस द कंप्लेंट इज कॉल्ड कंप्लेनेंट। जैसे इस पर्सन ने कंप्लेंट डाला था, ठीक है, ठीक है, तो ये होगा कंप्लेनेंट, और ये होगा जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आएगा, उसको होगा अपोजिट पार्टी नोन एज रिस्पोंडेंट। तो ये रिस्पोंडेंट हो गया और ये क्या हो गया, कंप्लेनेंट। ये दो पार्टी हो गई, ठीक है, वो वाली पार्टी नहीं जो मैं पहले बताया था, ठीक है। कोई कह रहा है हमें तो बस पार्टीज पता है जो कि इलेक्शन में खड़े होती है, वो पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, चलो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समन्स और सबपोइना, ठीक है। समन क्या होता है, समन एक ऐसा रेट होता है कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट इन एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड अ टाइम फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस अंडर पेनाल्टी। अब ऐसा नहीं है कि आपको समन, आप घर में बैठे हो आराम से सीयूटी पीजी के लिए पढ़ रहे हो और आपको घर के बाहर कोई आया, बेल बजा, आपने मेरी क्लास रोकी और बोली कि चलो एक मिनट देख, बोला कि चलो एक मिनट देख के आता हूँ, और पता चला कि बाहर है समन। ऐसा नहीं होता, आपके अगेंस्ट में कुछ स्पेसिफाइड पर्पस और कुछ पेनाल्टी होनी चाहिए, तब होता है समन, ठीक है। अगर जैसे बंटू के केस में बंटू ने क्राइम किया है, ठीक है, और जो कि लेस देन 2 या 3 ईयर्स है, तो उसके लिए समन आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी कारण से समन दे देंगे, ठीक है। अब समन और सबपोइना क्या होता है, ठीक है। सबपोइना और समन का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कि आपको जो अटेंडेंस है आपकी कोर्ट, ठीक है। अब सबपोइना के टाइप्स होते हैं, सबपोइना एड टेस्टिफिकेंडम एंड सबपोइना ड्यूसेस टेकम, ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या है, सबपोइना एड टेस्टिफिकेंडम का मतलब रिक्वायर्स पर्सनल अपीयरेंस टू गिव एविडेंस, ठीक है। किसी पर्सन को अपना पर्सनल अपीयरेंस देना पड़ेगा कोर्ट पे, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, चलो आपका एग्जांपल नहीं लेते, फॉर एग्जांपल बंटू है, उसने क्राइम किया है, तो अगर सब पोइना एड टेस्टिफिकेंडम होगा तो उसमें उसको खुद जाके बंटू को कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा कि सर मैं आ गया हूं। दूसरा सब पोइना ड्यूसेस टेकम, इसमें रिक्वायर्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओनली, ठीक है, कि आप डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप या आपके बिहाफ में कोई, ठीक है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस हो सकता है, आपका प्रेजेंस जरूरी नहीं है। अब प्रोसीजर, तो प्रोसीजर की बात करें तो अ समन इज इशूड इन राइटिंग एंड डुप्लीकेट, राइटिंग होता है एक और डुप्लीकेट होता है, ठीक है, उसका साइन बाय जज, जज इसे साइन करता है, बियर्स द सील ऑफ द कोर्ट, इसमें कोर्ट का सील होता है, इट में बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर आ सकता है, कोर्ट का कोई ऑफिसर आ सकता है, ऑथोराइज्ड कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन आ सकता है, गवर्नमेंट का सर्वेंट, ठीक है। द विटनेस साइंस वन कॉपी एंड रिटेन्स द अदर, ठीक है, जो विटनेस रहता है, ठीक है, वो एक कॉपी, मतलब जैसे आपके गेट, जैसे बंटू के गेट में आया, ठीक है, बंटू का घर है ये, अब आ गया भैया समन, ठीक है, समन लेके आया कोई ऑफिसर कोर्ट का, ठीक है, या फिर कोई पुलिस वाला, ठीक है। अब ये इसके पास एक लेटर है और इसके पास एक और लेटर है, ठीक है, दो लेटर है, तो एक जो है वो साइन करेगा एक कॉपी को, कौन, बंटू, ठीक है, और एक को वो रख लेगा अपने, मतलब एक रखेगा वो, एक उनको दे देगा साइन करके, ठीक है। तो ये होता है समन। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एविडेंसेस के बारे में, जो कि हम अभी फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेडिकल एविडेंसेस जो कि कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एविडेंसेस इंक्लूड स्टेटमेंट्स मेड बिफोर द कोर्ट बाय विटनेस, जिसे ओरल एविडेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप विटनेस है, आपके सामने कुछ क्राइम हुआ और आप कुछ ओरल एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में, तो ये हो गया ओरल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, ये हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो दो टाइप है बेसिकली, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के टाइप देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिको लीगल रिपोर्ट और डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बंटू की लड़ाई हो गई और बंटू के जिससे लड़ाई हुई उसने उसके पीट के उसका पैर को तोड़ डाला, ठीक है, उसका पैर टूट चुका है बंटू का, ये उसका पैर और ये टूट चुका है। अब
ये पैर टूट के ये इलाज विलाज कराया पहले जाके, और इसने एक बनाया मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। और अब जज बोलेगा जाके, जब ये कोर्ट पे जाएगा, कि क्या प्रूफ है कि तुम्हारा पैर टूटा था, बताओ बंटू क्या प्रूफ है। तो वो बोलेगा कि सर मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि सर मेरा पैर टूटा था, ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, इस टाइप की चीजें, ठीक है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। और दूसरा है मेडिको लीगल रिपोर्ट, ठीक है। अब मेडिको प्लस लीगल रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट तो हमको समझ में आ जाता था क्या है, मेडिको लीगल क्या होगा। मेडिको लीगल मतलब ये होगा कि मेडिकल प्लस लीगल, मेडिकल प्लस लीगल मतलब रिलेटेड हो गया फॉरेंसिक से। अब फॉरेंसिक्स में किस चीजें की रिपोर्ट होंगी, फॉरेंसिक्स में होगा या तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है, किसी के डेथ के बाद, ठीक है, ठीक है, या फिर उसके बाद रिलेटेड होगा इन चीज़ों से, जैसे इंजरी का रिपोर्ट है कोई, ठीक है, जिसमें मेडिकल प्लस लीगल, जिसमें कि किसी के लीगल राइट्स को, किसी के लीगल किसी के अगेंस्ट लीगल कुछ हानि हुई है, ठीक है, तो मेडिकल हो गया प्लस लीगल। तो जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, इंजरी का रिपोर्ट हो गया, ठीक है, डेथ का कोई रिपोर्ट हो गया, ये सब टाइप के रिपोर्ट्स आएंगे मेडिको लीगल रिपोर्ट्स में, ठीक है। क्लियर है मेडिकल और मेडिको लीगल। अब नेक्स्ट आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसका एक क्वेश्चन भी आया था CUT 2025 में, ठीक है, 2025 या 24 में से एक आया था, सेक्शन 32, ठीक है। तो चलो अब डाइंग डिक्लेरेशन जान लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये जानने के पहले कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके सेक्शन जान लेते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 32 ऑफ क्लॉज 1 के अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन था, जो कि लॉज अब चेंज होकर हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, और इसके ये सेक्शन 26A पर मेंशनड है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये हो गई लीगल टर्म्स। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो अ डाइंग डिक्लेरेशन इज अ वर्बल और रिटन स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। किस लिए अ कॉज ऑफ डेथ, एक पर्सन एक वर्बल या फिर एक क्या बोलते हैं रिटर्न एक स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है, ऑफ हिज डेथ, द कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टेंसेस रिजल्टिंग इन डेथ। एक तरीके से ये मान लो कि कोई पर्सन बहुत बीमार है, ठीक है, और डॉक्टर ने उसे कह दिया ये बेड पे वेंटिलेटर पे है, ठीक है, और एक पर्सन डॉक्टर ने उसे कह दिया है, ठीक है, ये है हॉस्पिटल में, ठीक है, और डॉक्टर ने उसे कह दिया है कि भाई आप खत्म होने वाले हो, आप नहीं बच पाओगे, या फिर डॉक्टर ने उसके फैमिली वाले से कह दिया है कि सर हम इसे सेव नहीं कर सकते, एनी कंडीशन किसी भी हालत में ये नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है, पर्सन को बता दिया जाता है और वो पर्सन अपने डेथ का खुद से डिक्लेरेशन दे देता है, ठीक है, एक ऐसे फॉर्म में, ठीक है, जैसे ये एक डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म हुआ इस टाइप में, ठीक है। तो ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। आगे जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। व्हेनेवर सच अ पेशेंट इज एडमिटेड, ऐसा कोई पेशेंट जब भी एडमिट होता है, इज लाइकली टू डाई, जो खत्म होने ही वाला है, ठीक है, द डॉक्टर शुड कॉल अ मजिस्ट्रेट। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर मजिस्ट्रेट को पहले एक कॉल करे या उसे बुलाए टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन, जो कि मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने ही डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या, डाइंग डिक्लेरेशन को, ठीक है, खत्म होने वाले डिक्लेरेशन को, ठीक है। द डॉक्टर मस्ट सर्टिफाई दैट द पेशेंट इज कॉन्शियस। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है कि डॉक्टर को सर्टिफाई होना चाहिए, उसके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो पेशेंट है वो पूरा तरीके से ठीक है, कॉन्शियस है, उसे होश है कि वो क्या चीज करने जा रहा है, वो किस चीज के बारे में साइन कर रहा है और क्या स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरा, द पेशेंट मस्ट बी साउंड माइंड। ऐसा नहीं कि कोई साउंड माइंड नहीं है, या फिर अगर कोई पर्सन मेंटली इल है, ठीक है, मेंटली इल है, तो उसे हम नहीं नोट कर सकते उससे डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये चीज सर्टिफाई होना चाहिए कि वो मेंटली साउंड कर रहा है, साउंड माइंड का है, मतलब वो मेंटली फिट है, ऐसा नहीं है कि उस मेंटली इल है वो, ठीक है, वो मेंटली साउंड है। तो इसे ही कहते हैं कॉम्पस मेंटिस, ठीक है। इफ देयर इज नो टाइम टू कॉल अ मजिस्ट्रेट, अगर टाइम नहीं है मजिस्ट्रेट को कॉल करने का, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द डॉक्टर में रिकॉर्ड इट, डॉक्टर रिकॉर्ड कर सकता है। इफ नाइदर डॉक्टर और मजिस्ट्रेट इज अवेलेबल, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में रिकॉर्ड इट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। नो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर अ डाइंग पर्सन इज प्रेज्यूम्ड टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। ओथ नहीं लिया जाता। ओथ क्या होता है, जैसे कि कोर्ट में होता है ना, ओथ लिया जाता है कि मैं ईश्वर की साक्षी मानकर, या फिर मैं हमारी जो होली बुक है उसकी साक्षी मानकर। तो किसी को साक्षी नहीं मानना है, क्योंकि जो पर्सन खत्म होने वाला है वो झूठ थोड़ी बोलेगा, वो अपने डाइंग के लिए डिक्लेरेशन दे रहा है, तो इसलिए ओथ वगैरह एडमिनिस्टर नहीं की जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओरल एविडेंस पे। अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जाना, अब हम आ जाते हैं ओरल एविडेंस पे। ओरल एविडेंस मीन्स स्टेटमेंट्स मेड वर्बली बिफोर द कोर्ट। वर्बली बोलना है हमको कोर्ट के सामने जाके,
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 60 IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ सेक्शन 60, ठीक है, ये इंडियन एविडेंस का सेक्शन है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्टेड, इट मस्ट बी गिवन बाय अ विटनेस हु सॉ द फैक्ट, ठीक है। ओरल एविडेंस किसके द्वारा दे सकता है? जिसने फैक्ट का मतलब यहाँ क्राइम से या फिर किसी इंसिडेंट से है, ठीक है, जिसने इंसिडेंट को देखा है अपने आंखों से, हर्ड द फैक्ट, ठीक है, अपने कानों से सुना है फैक्ट को होते हुए, परसीव्ड द फैक्ट थ्रू एनी सेंस, जो भी उसका सेंस है उसके थ्रू उसने रिसीव किया है, परसीव किया है, ठीक है। होल्ड द ओपिनियन कंसर्न, ठीक है, उसका कुछ ओपिनियन है उस फैक्ट के द्वारा। ये 4 केसेस में वो पर्सन ओरल स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। दस ओरल एविडेंस इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ व्हाट द विटनेस सॉ, हर्ड और परसीव्ड। ये एक डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट मतलब सीधा, वो सीधा बता रहा है कि उसने क्या देखा, क्या सुना, परसीव्ड किया। इसके लिए हमको कोई टेस्ट वगैरह लगाने की या फिर इसके लिए हमको कोई पर्टिकुलर और इन्वेस्टिगेशन बैठाने की जरूरत नहीं है। वो कोर्ट के सामने एज एन ओरली बता रहा है, वर्बली, डायरेक्टली, ठीक है। ओरल एविडेंस इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिकॉज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ही इसे सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि इट इज गिवन ऑन ओथ और एफर्मेशन। बिकॉज आप देखे होंगे कोर्ट जब भी होता है, कोर्ट में ऐसी कुछ वो होती है अदालत में जहाँ पे विटनेस, जो आई विटनेस है वो खड़ा होता है, ठीक है। जैसे बंटू के केस में फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गया हूँ, मैंने देखा है बंटू को कुछ क्राइम करते हुए, तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एफर्म कर रहा हूँ या ओथ दे रहा हूँ, ठीक है, किसका? साक्षी मानकर किसी भी चीज को, होली बुक को या फिर किसी भी चीज को, कि मैं इसकी कसम खा के बोल रहा हूं, मतलब ओथ आ रहा है इसमें कि मैं झूठ नहीं कहूंगा। इसलिए ये सुपीरियर है, क्योंकि कोई पर्सन, इसे माना जाता है कोर्ट में कि अगर कोई पर्सन ओथ ले रहा है तो वो झूठ तो नहीं कहेगा। इट कैन बी क्रॉस एग्जामिन। अच्छा, ये चीज क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अदर टाइप ऑफ एविडेंस में क्या आ जाएगा? हियर से एविडेंस, कहा सुना बात, ठीक है। ये हमारे इंडिया में सबसे कॉमन है, हियर से एविडेंस, ठीक है, कि फलाने ने फलाने को ये कर दिया, ठीक है, ये सब होता ही है। इनडायरेक्ट एविडेंस, ये डायरेक्ट नहीं है। क्यों डायरेक्ट नहीं है? क्योंकि इसमें किसी पर्सन ने अपने आंखों से जरूरी नहीं है देखा हो, ये सुनी सुनी बातों पे हो रहा है। हियर से सुना और कह दिया। द विटनेस हैज नो पर्सनल नॉलेज बट रिपीट्स व्हाट अनदर पर्सन टोल्ड हिम। जैसे फॉर एन एग्जांपल चुगली, ठीक है। अब इंडिया में तो जानते ही हो, इंडिया में चुगली किस लेवल पे, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब कोई भी ऐसे टाइप के एविडेंसेस जो किसी इंसिडेंट के सर्कमस्टेंस को बता रहे हों। फॉर एन एग्जांपल, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, ये भी इनडायरेक्ट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस सच एज ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, रिकवरी ऑफ बुलेट शेल्स, रिकवरी ऑफ वेपन। अब जैसे बंटू ने कोई क्राइम कर दिया है, बंटू ने किसी को बुलेट से मार दिया है, मतलब वेपन से, ठीक है, गोली मार दी है, तो अब बुलेट का उस जगह पर पाना, बुलेट शेल्स का उस जगह पर मिलना या फिर वेपन का उस जगह पर मिलना, क्या ये दर्शाता है कि उस जगह पे बुलेट चला है या फिर उस जगह पे फायरिंग हुई है? और फायरिंग होना क्या ये दर्शाता है कि किसी एक पर्सन की डेड बॉडी है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, और बंटू ने इस पे फायरिंग की है, ठीक है, और इस जगह पे बस 2 ही लोग प्रेजेंट थे। तो पहला चीज सर्कमस्टेंस कैसे बन रहा है आप देखो, मतलब लिंक कैसे हो रहा है सर्कमस्टेंस। देखो फोटो मैंने इसलिए लगाई है कि लिंक होते जा रहा है एक से दूसरी चीज, ठीक है, कि एक पर्सन तो यहाँ पे डेड बॉडी है इसकी, ठीक है, ये ब्लड पड़ा है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे बुलेट पड़ा है इसको सिर पे। अब पहला चीज है बुलेट शेल्स मिला है, यहाँ पे बुलेट शेल्स मिला है, तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि पहला चीज तो बुलेट चली है, तभी तो बुलेट शेल मिला है। ऐसा थोड़ी कि चाकू से मार दिया फिर बुलेट शेल मिल रहा है, ठीक है, बुलेट शेल मिली है यहाँ पे। दूसरा चीज रिकवरी ऑफ वेपन, वेपन भी मिल गया, लो भाई ये वेपन है, ठीक है, बुलेट है, मतलब बंदूक है, ये भी मिल गई, ग्लॉक 9mm, ठीक है, ये भी मिल गई। अब यहाँ पे 2 ही पर्सन प्रेजेंट है, तो ये सब चीजें लिंक नहीं हो रही कि पहला चीज बुलेट शेल मिला मतलब गन चली है, दूसरा चीज गन प्रेजेंट है मतलब गन चली है, तीसरा चीज वहां पे बस बंटू था। तो ये सब चीजें मिलके क्या बना रही है कि किसी एक पर्सन ने क्राइम किया, तो ये हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। तो आगे देखते हैं कोरोबरेटिव एविडेंस क्या होगा, ठीक है। कोरोबरेटिव एविडेंस, एविडेंस सपोर्टिंग एंड कंफर्मिंग अदर एविडेंस, ठीक है, ऐसा एविडेंस जो दूसरे एविडेंस को कंफर्म कर रहा हो या सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ले लो, फिंगरप्रिंट हो गया, एक पर्सन का फिंगरप्रिंट पाया गया यहाँ पे, ठीक है,
और साथ में उसी पर्सन का ब्लड भी मिला है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड पड़ा है, ठीक है। और फॉर एन एग्जांपल सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें भी वही पर्सन, सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें भी वही पर्सन का रिकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो एक एविडेंस है, वो कर रहा है दूसरे एविडेंस को सपोर्ट की। सीसीटीवी है मतलब वो पर्सन प्रेजेंट है उस क्राइम सीन पे, और प्रेजेंट है मतलब जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या प्रेजेंट कर रहा है कि वो इस जगह पे प्रेजेंट था, तो हो सकता है उसने क्राइम किया हो, उसी ने मारा हो किसी थर्ड पर्सन को जिसका ब्लड पड़ा है, या फिर जो ब्लड पड़ा है वो उसी का हो, ठीक है, डिफेंस में हो गया हो। और फिंगरप्रिंट भी, फिंगरप्रिंट एग्जामिन करने के बाद पता चल रहा है कि ये भी इसी पर्सन से मैच कर रहा है 80-90%। तो ये जो 2-3 एविडेंस मिलके कंफर्म कर रहे हैं अदर एविडेंसेस को, ठीक है, ये सब मिलके एक एविडेंस, एक प्राइमरी एविडेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोरोबोरेटिव एविडेंसेस, ठीक है। अब सर्कमस्टेंशियल और कोरोबोरेटिव के बीच में डिफरेंस पूछोगे आप, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुछ चीज का, कोई इवेंट का सर्कमस्टेंस बता रहा है, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। पर कोरोबोरेटिव एविडेंस सीधा कंफर्म कर रहा है या फिर सपोर्ट ही कर रहा है, कंफर्म ही कर रहा है कि हाँ, सर्कमस्टेंशियल मतलब कि चांस कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। कोरोबोरेटिव मतलब कि ये सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से या फिर एक तरीके से कंफर्म कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटनेस पर, ठीक है। विटनेस क्या होता है? अब विटनेस मतलब कोई ऐसा पर्सन हु गिव्स स्वर्न टेस्टिमनी इन अ कोर्ट, ठीक है, रिगार्डिंग फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब इंक्वेस्ट के अंदर कोई, अगर कोई फैक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन अपना स्टेटमेंट दे रहा है, टेस्टिमनी दे रहा है, उस केस के बारे में बता रहा है, या मैंने इसको देखा है, मैंने फलाने को मारते हुए देखा है, मैंने फलाने को भगते हुए देखा है, मैंने कार को देखा है निकलते हुए, मैंने 4 लोगों को देखा था उस क्राइम सीन पे, ये सब हुआ एक विटनेस स्टेटमेंट, विटनेस टेस्टिमनी, ठीक है। एनी पर्सन केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग रेशनल आंसर्स में टेस्टिफाई, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है डिफेंस लॉयर और ये पूछ रहा है क्वेश्चन, और आप हो विटनेस, और आप क्यों खड़े हो? क्योंकि आप उस जगह पे थे, तो आप उस चीज का स्टेटमेंट दे रहे हो। अब वो कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ विटनेस। अब विटनेस 2 टाइप के होते हैं, एक कॉमन विटनेस, एक एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। जो कॉमन विटनेस होता है वो होता है गिव्स एविडेंस अबाउट फैक्ट्स, जो उसने देखा क्राइम सीन पे, ऑब्जर्व्ड, हर्ड, जो उसने सुना, या परसीव्ड, उसने जैसे भी अपने अंदर उस चीज को डाला, ठीक है। कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स और ओपिनियन, इस चीज के बेसिस पे कंक्लूजन और ओपिनियन नहीं ड्रॉ किया जा, कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता कि बंटू के अगेंस्ट मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि सर मैंने देखा इसको मारते हुए, योर ऑनर मैं पूरी स्वेच्छा से कह रहा हूं कि मैंने देखा है बंटू को मारते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि बंटू को जेल हो जाएगी, ठीक है। अभी रुको भाई, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, अभी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बचे हैं, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को आना है CUT-PG निकाल के, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, इस बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसी की जगह एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? एक्सपर्ट विटनेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक वालों के लिए, ठीक है। सेक्शन 39 ऑफ BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 45 ऑफ IEA, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बताता है, ये जस्टिफाई करता है, ये पावर देता है एक एक्सपर्ट का कोर्ट में कि एक एक्सपर्ट प्रेजेंट हो सकता है। इसे नोट कर लेना जरूर से, ठीक है, कि एक एक्सपर्ट कोर्ट पे प्रेजेंट किया जा सकता है, और एक्सपर्ट ही हम फॉरेंसिक वाले कहलाएंगे। अगर आप कल के दिन फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनते हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनते हो, तो आपको इसी सेक्शन के अंडर वहां पे अपना एविडेंस को प्रेजेंट करना है, ठीक है। अ पर्सन विथ स्पेशल प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, प्रो नॉलेज, प्रो पीपल, ठीक है, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, ठीक है, हो गया डायलॉग बाजी। केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस, ठीक है, कि जो ओपिनियन ड्रॉ कर सकता है, ओपिनियन बता सकता है कि सर इस बेसिस पे मैं ये ओपिनियन देना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो नॉलेजेबल है उस फील्ड के लिए, ठीक है। अब कौन कौन हो सकता है एक्सपर्ट? डॉक्टर हो सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट हो सकता है, केमिकल एनालाइजर हो सकता है, कोई भी ऐसा एक्सपर्ट जो कि अपने फील्ड में उसको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है और उसको पर्टिकुलर नॉलेज है, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये जरूर से याद रखना। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं परजुरी। परजुरी क्या होता है? परजुरी मीन्स विलफुली गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस अंडर ओथ, ठीक है, जानबूझकर गलत स्टेटमेंट देना ओथ के अंडर, कि आपने कसम भी खा लिया है कि मैं साक्षी मानते हुए कोर्ट पे इस चीज को कहना चाहता हूं, और बोल दिया झूठ, लो भाई,
ठीक है। तो ये डिफाइन होता है सेक्शन 191 आईपीसी के अंडर और पनिशेबल है अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो दोस्तों जो परजुरी है वो बीएनएस में आता है और बीएनएस के सेक्शन 227 के अंडर डिफाइंड है, ठीक है। 227 के अंडर डिफाइंड है, 227 इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं प्रोसीजर इन कोर्ट पर, ठीक है। तो देखिए ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया है, ठीक है, जिसमें मैंने ये एक फ्लो चार्ट मेंशन कर रहा है प्रोसीजर इन कोर्ट। तो प्रोसीजर कैसे होता है कोर्ट पे, अब अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें होती है कोर्ट पे, ठीक है। विटनेस होता है, एक्सपर्ट होता है, ठीक है। उसके सिवा क्या क्या चीज़ें होती है, पनिशमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रायल्स होते हैं, जज अपने डिसीजन सुनाता है, ठीक है। अब प्रोसीजर होता कैसा है, सबसे पहले ओथ होता है, ठीक है। दूसरा होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, तीसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चंस बाय जज, ये फाइनल होता है क्वेश्चंस बाय जज, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर में ही बहुत टाइम लग जाता है, आप ये मत सोचना कि ये बहुत जल्दी हो जाता होगा, पर प्रोसीजर यही होता है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जनरली जो ये है ये लॉयर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन भी, री एग्जामिनेशन भी और एग्जामिनेशन इन चीफ भी, ठीक है। तो अब ओथ दिलाने के बाद क्या हुआ, कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस। तो एग्जामिनेशन चीफ होता है जो कंडक्टेड बाय द लॉयर, ये लॉयर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेसिक जान लेते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ होता क्या है और कौन पर्सन इसे कंडक्ट करता है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है प्रोसिक्यूटर लॉयर के द्वारा। अब प्रोसिक्यूटर लॉयर कौन है, ठीक है, प्रोसिक्यूटर लॉयर, ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। प्रोसिक्यूटर लॉयर कौन है, ये वो लॉयर है जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अगर बंटू ने कोई क्राइम किया और उसके अगेंस्ट ट्रायल्स चालू हुए, ठीक है, तो जो प्रोसिक्यूटर है वो उससे सवाल पूछेगा कि क्यों किया तुमने क्राइम। मतलब वो सीधी बात ये समझो, वो जो पर्सन है बंटू वो उसके अगेंस्ट में है, वो ये प्रूफ करना चाह रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, कि भैया आपने किया है क्राइम, जस्टिस दो अब जिसके अगेंस्ट क्राइम किया है उसको, आपने ही किया है क्राइम, ठीक है। तो वो पहले क्वेश्चन करना चालू करेगा, ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, ठीक है। इसे पढ़ लेना एक बार, अ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जामिन्स द विटनेस फर्स्ट, ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन इन चीफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्लेस ऑल फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट, कोर्ट्स के सामने फैक्ट किया जाए और लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड। तो दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है ये हम आगे देखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अब दूसरा आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है जैसे कि जो बंटू के साइड का लॉयर है, जो बंटू ने जिसे अपॉइंट किया है, ठीक है, डिफेंस लॉयर, इसके द्वारा किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ अपोजिट पार्टी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स टू एलिसिट फेवरेबल फैक्ट्स, मतलब ये बंटू को बचाने की कोशिश करेगा कि भैया इसने नहीं किया है क्राइम, बंटू ने, ये तो बस उस जगह पे था, ठीक है, या फिर ये था भी नहीं, तो ये उसके फैक्ट्स को उसको फेवर में बताएगा। टू टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट कि जो बंटू कह रहा है वो एक्यूरेट है, ठीक है। टू एक्सप्लेन द मॉडिफाई स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि अगर बंटू के अगेंस्ट जो पहला एग्जामिनेशन हुआ एग्जामिनेशन इन चीफ, अगर जज को उसने कुछ थोड़ी बहुत चीजें प्रूव कर दी कि हाँ भैया यही किया है क्राइम, कुछ क्वेश्चंस करके, तो उस चीज को जस्टिफाई करना और मॉडिफाई करना काम किसका है, क्रॉस एग्जामिनर का। टू डिस्क्रेडिट द विटनेस, ठीक है, कि जो विटनेस है जिसने क्राइम होते हुए देखा है या फिर जो बंटू के अगेंस्ट विटनेस है जिसको किसने लाया है, एग्जामिनेशन इन चीफ में लाया है, उसको डिस्क्रेडिट करना कि ये झूठ बोल रहा है, योर ऑनर ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हुआ एक डिफेंस लॉयर, ठीक है, ये कौन हुआ, डिफेंस लॉयर, ये बंटू की साइड है, बंटू को बोल रहा है भाई मैं बचा लूंगा, ठीक है, इतने पैसे दे देना मुझे जोक सपाट। अब इसमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड होता है। अब लीडिंग क्वेश्चंस क्या चीज है, लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं लॉयर्स के द्वारा, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे डालते हैं और वो चाहते हैं कि जो विटनेस है या फिर जो भी पर्सन है जो कि सामने जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, उसके स्टेटमेंट्स को वो डिस्क्रेडिट कर पाए और डिसकॉन्फिडेंट की तरह, मतलब अनकॉन्फिडेंट वे में उनसे आंसर ले पाए, जिससे वो ज्यूरी को ये प्रूफ कर पाए कि सर देखो ये खुद अपने स्टेटमेंट पे नहीं टिका है या ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लो, लीडिंग क्वेश्चन, कि फॉर एग्जांपल बंटू कोई विटनेस आया, ठीक है, अब विटनेस को ये पूछना कि आप फलाने जगह पे क्या कर रहे थे, आपने अभी अभी कहा कि आप उस जगह पे थे, ठीक है, तो एक बात बताइए कि आप उस जगह पे क्या कर रहे थे। तो जो विटनेस रहेगा वो घबरा जाएगा कि मैंने तो क्राइम नहीं किया है, ठीक है, या फिर हो सकता है विटनेस ने क्राइम किया हो, बंटू नहीं किया हो क्राइम। तो लीडिंग क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि आप उस दिन सुबह 9 बजे उठकर
यहाँ पे उस क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप सुबह सुबह 6 बजे उस क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे जब क्राइम हुआ। सुबह 6 बजे तो आदमी जनरली सोता है, और आप तो रोज सोते हैं सुबह 6 बजे, आप उस दिन ही अलग से उठकर वहां पर क्या कर रहे थे। तो ये हो गया एक लीडिंग क्वेश्चन का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं री एग्जामिनेशन पे। तो री एग्जामिनेशन क्या होता है, अब जब पहला हुआ एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, दूसरा हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये हुआ प्रोसिक्यूशन के द्वारा, ये हुआ डिफेंस के द्वारा, अब वापस से प्रोसिक्यूशन जो है वो लेगा री एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब जो एग्जामिनेशन इन चीफ जिसके द्वारा किया गया है वो री एग्जामिनेशन लेगा। कंडक्टेड बाय द लॉयर हु परफॉर्म द एग्जामिनेशन इन चीफ। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका, क्लैरिफाई एम्बिग्यूइटीज, ठीक है, एम्बिग्यूटीज, ठीक है, इसका क्या होता है, ये ओवरऑल ये क्लैरिफाई करने के लिए होता है एम्बिग्यूटीज को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ संदेह रह गया है जज के मन में, जो क्रॉस एग्जामिनर ने आके कुछ क्वेश्चंस दाग दिए थे, लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, विटनेस के सामने, क्यों, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, मतलब बंटू को बचाने के लिए। बंटू ने ही क्राइम किया है, पर उसको बचाने के लिए जो डिफेंस लॉयर ने कुछ चीजें रची थी, जो क्वेश्चंस किए थे और जो प्रूफ किया था, उसको वापस से ये बताने के लिए, उसके अगेंस्ट राइट प्रूफ देने के लिए कि नहीं सर, नहीं योर ऑनर, ये इसलिए हुआ था कि वो सुबह 6 बजे जो थे विटनेस, वो इसलिए पहुंचे थे कि वो उस दिन उनको दूध लेने जाना था, और वो वहां पर से गुजर रहे थे क्योंकि उस दिन उनके घर में मेहमान आ गए थे और उनको चाय बनाना था। ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लैरिफाई करता है जो री एग्जामिनेशन होता है, और करेक्ट मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करता है। कौन, री एग्जामिनेशन में जो प्रोसिक्यूटर लॉयर है। एड डिटेल्स अराइजिंग फ्रॉम क्रॉस एग्जामिनेशन, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा जो डिटेल्स हैं उसको अराइज कर, उसको उसमें कुछ चीजें मॉडिफाई करता है। और लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड, इसमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आ चुके हैं स्कोप ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन पर। तो बेसिकली जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो मैंने आपको इसलिए बता दी कि आपको अगर कोई टर्म आए फ्यूचर में, अगर हम पढ़ रहे हैं, तो आपको डाउट ना हो। कई बार इन टर्म्स से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एक्सह्यूमेशन वाला क्वेश्चन, और जैसे कि अपना ये एक्सपर्ट टेस्टिमनी, जो एक्सपर्ट विटनेस है, जो उसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है, प्रीवियस सीयूईटी में, ठीक है। और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, परज्यूरी का मीनिंग आया था, सब पोइना का मीनिंग आया था, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये मे बी फ्यूचर में अगर नहीं आए होंगे तो आ सकते हैं, और ऑलरेडी पीवाईक्यू भी हैं, आ भी चुके हैं। तो ये टर्म्स जानना आप लोगों के लिए जरूरी था। अब स्कोप पे आ जाते हैं। तो स्कोप बेसिकली क्या होता है कि स्कोप किसी फील्ड का क्या होता है कि उस फील्ड में हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें दिखती है हमको। तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ, डेथ का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है फॉरेंसिक मेडिसिन के द्वारा। फॉरेंसिक मेडिसिन के द्वारा मेडिको लीगल ऑटोप्सी, मतलब पोस्टमार्टम हो सकता है सस्पिशियस डेथ में, सडन डेथ में, नेचुरल डेथ में। एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या क्या जो इंजरीज हुआ है, जैसे कि किसी को डेथ हुआ है बुलेट के द्वारा, तो बुलेट के एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, ठीक है, ब्रूजेस, एब्रेजन्स, इस टाइप के जो वुंड होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका नेचर, उसका एज, कब से हुआ है वो वुंड, कितने दिन हुए हैं उसको हुए, कॉज किस कारण हुए, कौन से वेपन से किए गए होंगे, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस, इन केसेस में होता है, इनका हेल्प, फॉरेंसिक मेडिसिन की हेल्प ली जाती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्संस, आइडेंटिफिकेशन थ्रू लिविंग और डेड पर्सन इंडिविजुअल्स यूजिंग फिंगरप्रिंट का, डीएनए का, डेंटल रिकॉर्ड्स का, ठीक है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब मैंने फिर से बताया था कि मेडिकल के एथिक्स, मेडिकल के लॉ का जो रिलेशन है विथ मेडिकल, कि मेडिकल में क्या क्या एथिक्स हैं, क्या क्या लीगल नॉर्म्स हैं। स्टडी ऑफ लॉ रिलेटेड टू मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। राइट्स, डॉक्टर्स का राइट्स, या फिर जो मेडिकल एग्जामिनर है उसका राइट्स, ठीक है। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेडिकल प्रोफेशनल्स का। एग्जामिनेशन इन सिविल केसेस, ठीक है, सिविल केसेस में एग्जामिनेशन जैसे कि रिलेटेड टू एज एस्टिमेशन, मैरिज, प्रेगनेंसी, इम्पोर्टेंसी केसेस, और स्टेरिलिटी के केसेस, लेजिटिमेसी के केसेस, ठीक है। कोर्ट वर्क, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट मेडिकल एविडेंस, ठीक है। कोर्ट वर्क मतलब वही जो एक्सपर्ट टेस्टिमनी हम दे रहे हैं। अगर आप फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो आप मेडिकल एविडेंस दोगे, जाके अपना एक्सपर्ट टेस्टिमनी दोगे कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ पे। और लास्ट, ह्यूमन राइट्स एंड कस्टोडियल डेथ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, किसी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट, ठीक है, जो हमारा अधिकार है उसके अगेंस्ट कुछ केस हुआ है, या फिर कस्टडी में डेथ हुआ है, तो कस्टोडियल डेथ भी एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, क्योंकि कस्टडी में एक पर्सन है, कस्टडी मतलब अगर कोई जेल या फिर किसी भी पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन है, पुलिस के पास गिरफ्त में है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे डेथ कॉज कर दें, ठीक है। उसे भी राइट है पूरा कि वो
अपने लॉयर को ला पाए, उसे भी राइट है कि वो अपने लॉयर के सामने अपनी बात रख पाए। अब वो बात पुलिस के सामने नहीं, वो बात ज्यूरी के सामने रख पाए, ठीक है, उसे भी पूरी तरीके से हकदार है, वो भी पूरा हकदार है। तो इसलिए इसके वायलेशंस को भी इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक मेडिसिन में किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका इतने देर तक बने रहने के लिए, ठीक है। और मुझे आशा है कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर्स पे, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे इस सीरीज के, ठीक है, जो सीयूटी पीजी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसी के साथ आप मुझे फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप साथ में किसी कॉलेज को एम करना चाह रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।